अच्छा, सबसे पहले कल हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज एंड कंपिटेंस। रिसोर्सेज किसे कहते हैं कि जो बिजनेस के पास फायदा देने के लिए चीजें होती है ना, जैसे एसेट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, स्किल्स है, नॉलेज है, ये सब उसके रिसोर्सेज है। कुछ थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज होते हैं कि वो रिसोर्सेज जो कि मिनिमम इतने होने ही होने चाहिए, जो कि मार्केट में एंट्री के लिए या बिजनेस को सर्वाइवल के लिए या बिजनेस के ऑपरेशन के लिए। और एक होता है यूनिक रिसोर्सेज। यूनिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज कहते हैं या तो कंपेटिटर के पास है नहीं, या उसको अडॉप्ट एक्वायर करने के लिए डिफिकल्टी है, उसे हम कहते हैं यूनिक रिसोर्सेज। वो कोई स्पेशल स्किल हो सकती है, कोई स्पेशल एसेट हो सकता है, कोई स्पेशल नॉलेज हो सकता है। दूसरा हमने सीखा कंपिटेंस। कंपिटेंस होता है कुछ ही चीज करने की एबिलिटी, टू डू समथिंग वेल। अब दो तरह की कंपिटेंस होती है। एक तो होती है ना जिसे हम कहते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज, जो बन कोर कंपिटेंस जिसे हम कहते हैं। अब कोर कंपिटेंस वो होती है जिसमें आप ज्यादा एक्सपर्ट, जो आपकी मेन कंपिटेंस है, जिसका आपका जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो, उसे कहते हैं कोर कंपिटेंस। तो एक तो होगी ना थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब है कम से कम इतनी कंपिटेंस आपको चाहिए, और दूसरी होती है कोर कंपिटेंस, जो बाकियों की निस्बत आप की ज्यादा कंपिटेंस है, जब मेन जिसकी वजह से आप मशहूर है, जिसकी वजह से आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज डेवलप हो चुकी है। अब वो कहते हैं कैसे असेस करेंगे, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये यूनिक रिसोर्स है या ये जो आपकी कंपिटेंस है ये कोर कंपिटेंस है। कहते हैं उसके लिए टेक्निक्स फॉर असेसिंग कंपिटेंस एंड रिसोर्सेज। ये पेपर में जब सवाल आया ना तो बच्चों को पता नहीं चलता कि अगर बाकियों के स्टूडेंट स्ट्रेट क्वेश्चन करने के आदी है, और जब जब सवाल उसने थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है ना, तो उससे वो पता नहीं चलता कि लिखना क्या। तो अगर आपने रिसोर्सेज और कंपिटेंस को कंपेयर करना, कहते हैं बहुत सारे मेथड है, सेवरल टेक्निक्स है। Management need to understand how value is created and how value might be lost। कहता पहले मैनेजमेंट को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस चीज की वजह से वैल्यू क्रिएट होती है, या वैल्यू क्रिएट होने का मतलब क्या है, और वैल्यू कम होने का क्या मतलब है। वैल्यू चेन पढ़ रहे हैं ना ये सारा हमारा। फिर वो कहता है मैनेजमेंट कैन प्रिपेयर कैपेबिलिटी प्रोफाइल फॉर द एंटिटी, और फिर शॉर्ट एनालिसिस भी हमारी हेल्प करेगा। अब शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, ये चीज आज हमने सीखनी है प्रॉपर। कहते हैं एक सबसे मेन चीज है वो है आप अपने रिसोर्सेज को ऑडिट करें। अब पेपर में सवाल आपके आ जाएगा रिसोर्स ऑडिट क्या है, और किस तरह से आप किसी भी रिसोर्स को, किसी भी एसेट्स को, किसी भी कैपेबिलिटी को ऑडिट करोगे। और ये ऑडिट में भी काम आ जाती है थोड़ी सी टेक्निक इसकी। Resource audit is an initial assessment of the resources of the entity। आपको पता है किसी भी बिजनेस का ऑडिट करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट। और इसमें क्या असेस कर रहे हो, असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कि सबसे पहला काम रिसोर्स ऑडिट इज एन इनिशियल असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी। हमने क्या चेक क्या करने जा रहे हैं, ये जो रिसोर्स है ये यूनिक है या ये थ्रेशोल्ड में, हम उस कंपिटेंस यूनिक है या, तो हम तो किसका ऑडिट कर रहे हैं, रिसोर्सेज का। आगे देखिए, इट इज कैरिड आउट टू एस्टेब्लिश व्हाट रिसोर्सेज देयर आर विच आर यूनिक, हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली दे आर बीइंग यूज्ड। सबसे पहले क्या देखना है जाकर असेसमेंट करते वक्त, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और कौन से उनमें से यूनिक रिसोर्सेज हैं, और उसको किस तरह से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऑडिट हो रहा है रिसोर्सेज का। A resources audit should identify all significant resources that are used by an entity. There will be vary according to the nature of the entity। जाहिर सी बात है, हर एंटिटी के रिसोर्सेज एक जैसे तो नहीं होंगे ना। वो कहते हैं कि रिसोर्सेज हर एंटिटी के नेचर के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। तो चार बातें हमने पढ़ी इसके अंदर। पहली बात क्या है, रिसोर्स ऑडिट है क्या, असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी, कितने रिसोर्सेज हैं और कौन से यूनिक हैं और किस तरह से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक होगी बात। और ये नेचर ऑफ एंटिटी के तहत रिसोर्सेज चेंज होते हैं। अगर ये डेफिनेशन आएगी तो 2 से 3 या 4 नंबर की डेफिनेशन आ सकते हैं पेपर। हाँ, पेपर में ये चीज आएगी आपको, ह्यूमन रिसोर्स को ऑडिट करो,
वो ऐसे एक कहानी सुनाएगा और कहेगा ह्यूमन रिसोर्स को ऑडिट करो। मैं कहता हूं जाओ कंपनी में जो कितने लोग ह्यूमन रिसोर्स को ऑडिट करके आओ, क्या जाकर देखोगे, ये चीज जो लिखी हुई है ना, यही आप भी देखोगे। अगर मैं ना भी पढ़ाऊं तो आपको पता है, आप खुद देख ले। पार्ट टाइम, फुल टाइम एम्प्लॉय, कंसल्टेंट, सब कॉन्ट्रैक्टर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, कितने लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं, कंपोजिशन किस तरह से आपने वो, साइज का क्या मतलब है, कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। फिर एफिशिएंसी ऑफ द वर्कफोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स, रेट ऑफ लेबर वेस्टेज एंड, ये वेस्टेज एंड टर्नओवर का क्या मतलब है, छोड़ के कितने जाते हैं, नए कितने आते हैं, टर्नओवर। और वेस्टेज का क्या मतलब है, आइडल टाइम, कि वो आ तो जाते हैं, खाना पीना खाने पर इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा रोल होता है सीए के स्टूडेंट्स का, वेस्टेज ऑफ टाइम। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना 1 घंटा लगाते हैं, किताबें सीधी करके रखना, फिर चेयर उठा कर आना, सारी चीजें लिखना, मतलब अपने आप को राजी करना कि हाँ जी आओ पढ़े, और वो पढ़ते पढ़ते हमारा 1-1.5 घंटा खत्म हो जाता। फिर उसके बाद स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एनी पर्टिकुलर एक्सपर्टीज, लेबर कॉस्ट, सैलरी, वेजेस, क्या रिसोर्सेज का ऑडिट कर लोगे। अगर आपसे वो कहता है ये जरूरी नहीं कि यही लाइनें लिख कर आओ, रिसोर्सेज को ऑडिट करके जा रहे हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का, तो किस तरह से हम ऑडिट करेंगे, हम वहां पर लेबर देख लेंगे, उनका साइज देख लेंगे, उनका टर्नओवर, वेस्टेज, सैलरी, वेजेस, एफिशिएंसी, वो सारी चीजें देख, तो ये रिसोर्सेज का ऑडिट हो गया। पेपर में सवाल क्या आएगा आपको, पेपर में सवाल आएगा ऑडिट रिसोर्स क्या होता है, और किसी एक डिपार्टमेंट का वो आपसे ना ऑडिट करवा लेगा। अब यहां पर देखें मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, साइज ऑफ मैनेजमेंट टीम, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, स्किल्स ऑफ मैनेजर्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है बोला, फ्लैट स्ट्रक्चर एक होता था और एक टाल स्ट्रक्चर होता था, वो उसकी बात कर। और मैनेजमेंट का तो मुझे नहीं लगता क्या है, ऑडिट आएगा या तो ह्यूमन रिसोर्स का आएगा या लेबर का आएगा, सॉरी इसका रॉ मटेरियल का, नॉन करंट एसेट्स का। अब मुझे बताया नॉन करंट रॉ मटेरियल का किस तरह से ऑडिट करोगे जाके, कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब कितना मटेरियल टोटल कॉस्ट में लगता है, सोर्सेज और सप्लायर्स, कहां से खरीदा जाता है, अवेलेबिलिटी, फ्यूचर प्रोविजन, फ्यूचर में कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि ये हमारे आगे अगर फ्यूचर में मसला है ना तो ये हमारे लिए वीकनेस भी बन जाएगी, हमारे बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, थ्रेट हो जाएगा कि कल को हमें रिसोर्सेज हो सकता है हमें सब यानी रॉ मटेरियल ना मिले। सपोज आप इंडिया से एक चीज खरीद रहे थे और इंडिया के साथ जंग लग गई, अब ये एक प्रॉब्लम आ गया ना, तो एक थ्रेट है हमारे लिए। उसके बाद वेस्टेज रेट्स, अल्टरनेटिव मटेरियल एंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई। नॉन करंट एसेट्स का कैसे ऑडिट करेंगे, व्हाट आर दे, हाउ ओल्ड आर दे, करंट वैल्यू, यूजफुल लाइफ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट रुपीज पर रुपीज इन्वेस्टेड इन नॉन करंट एसेट, कि एक करंट नॉन करंट एसेट के अंदर कितने हमने यानी नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, आर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर आउट ऑफ डेट, व्हाट कंडीशन आर दे इन, व्हाट इज द यूटिलाइजेशन रेट ऑफ ईच ग्रुप ऑफ नॉन करंट, क्या मतलब है, कितने हैं, कौन कौन से हैं, पुराने हैं, नए हैं, कितना पैसा लगा दिया हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है या आउट ऑफ डेटेड है, किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, ग्रुप में इस्तेमाल हो रहे हैं या अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं, जाकर नॉन करंट एसेट की ऑडिट हो जाएगा। जांच पड़ताल करना। इंटेंजिबल रिसोर्सेज का किस तरह से, इंटेंजिबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स इस्तेमाल करनी होती। आर देयर एनी इंटेलेक्चुअल राइट, इसका मतलब क्या है, इंटेलेक्चुअल राइट, आपने कोई अपना ब्रांड या कोई फार्मूला या कुछ रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। इंटेलेक्चुअल राइट का मतलब क्या होता है, अपना ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करवा लेना या अपना फार्मूला रजिस्टर्ड करवा लेना। जैसे मैंने आपको कहा पैनाडोल की टैबलेट है, क्या फार्मास्यूटिकल कंपनी दूसरी कंपनी नहीं बना सकती, बना सकती है, उन्हें पता चल जाए कैसे पैनाडोल बनाते हैं, लेकिन वो वही फार्मूले से नहीं बना सकती क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। क्या दूसरी जो पैरासिटामोल है, क्या वो अपना नाम पैनाडोल क्यों नहीं रखते, रख ही नहीं सकते, नाम रजिस्टर्ड है। तो क्या कोई इंटेलेक्चुअल राइट आपने, इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं उसके पास या नहीं, कोई कॉपीराइट, कोई पेटेंट राइट, आर देयर वैल्यूएबल ब्रांड नेम, कोई इसको जानता भी है,
Does the organization have any identifiable goodwill, repute of anti और customer, या फिर is the workforce well motivated? अच्छा, ये जो मोटिवेशन है ये भी इंटेंजिबल है, आता तो लेबर में है ना। एक लेबर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिलो जान से काम कर रही होती है और दूसरी आवाजारी से कर रही होती है, तो जो दिलो जान से काम कर रही है जाहिर सी बात है उसमें बरकत भी बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी भी हो जाएगी, प्योरिटी भी आएगी, और जहां से आवाजारी से काम कर रहे हैं वो फिर उसके ऐसे नुकसान होंगे। फाइनेंशियल, पहले तो बताया फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते किसी कैसे, पैसा कहां से आना है, रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का क्या मतलब है, पैसा कहां से आना है। तो बताएं ऑडिट करने के लिए क्या करेंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द एंटिटी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ न्यू कैपिटल, व्हाट आर द कैश फ्लो ऑफ द एंटिटी, रिसोर्सेज ऑफ लिक्विडिटी, सोर्स ऑफ लिक्विडिटी क्या होगा, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, डेटर से कितने पैसे लेने हैं, क्रेडिटर को कितने पैसे देने हैं, कोई लायबिलिटी तो नहीं है हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे करनी हो, कंट्रोल ट्रेड रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल, फिर इंटरनल कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये हम ऑडिट की तरफ जा रहे हैं, है ही ऑडिट रिसोर्स, रिसोर्सेज का ऑडिट करना, रिसोर्सेज को चेक करना, किस तरह से चेक करना है, हाउ वेल डज द एंटी कंट्रोल टू यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, चेक, पॉलिसीज बनाना, किस तरह से हम अपनी चीजें इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से अगर एक सादा सी हम बात बताते हैं कि अगर आपने किसी से मिलना हो तो जाहिर सी बात है पहले उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, पहले गार्ड पूछेगा जी किधर, ये एक कंट्रोल है, फिर आगे जाकर पीए से मिलना पड़ेगा, ये एक दूसरा कंट्रोल है। तो ये जो कंट्रोल पॉलिसीज होती है ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ये तो एक बंदे से मिलने के लिए ना, आप अपने एसेट्स को रॉ मटेरियल खरीदते हो, अब आपको क्या लगता है रॉ मटेरियल क्या होगा, जो भी बंदा बैठा होगा रॉ मटेरियल खरीद के आ जाएगा, प्रॉपर उसकी एक रेक्विजिशन बनेगी, किस सप्लायर से खरीदना है, वहां पर एक चेक होगा, किसने पेमेंट करनी है, कौन डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, ये सारे के सारे कंट्रोल है। और कंट्रोल क्या होता है, मैनेजमेंट या एंटिटी की पॉलिसीज बिजनेस चलाने के लिए। अब हाउ इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ एसेट, एसेट्स को इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं अपने, उसके बाद हाउ कंट्रोल ओवर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटेंट के ऊपर क्या क्या कंट्रोल लगाए हुए हैं कि जनरल एंट्री वो कैसे पास करता है, रिपोर्ट कौन कर रहा है, किस तरह के वो रिकंसिलिएशन बनाते हैं, कंप्लायंस के ऊपर कंट्रोल, मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर कंट्रोल, और इज द एंटिटी ऑर्गेनाइज इन दी एफिशिएंट वे, एफिशिएंट से क्या मुराद है, वही सारे के सारे कंट्रोल, अच्छे कंट्रोल हैं तो एफिशिएंट है, बुरे कंट्रोल है तो नॉन एफिशिएंट। फिर इवैल्यूएटिंग रिसोर्सेज, पहले हमने ये सारी पेपर में अगर ये सवाल आता है तो क्या आएगा, 3 सवाल आ सकते हैं मैक्सिमम। एक, ऑडिट रिसोर्स क्या, असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक चीज का वो कहेगा ऑडिट करके बताओ इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, और तीसरा सवाल आएगा हाउ इवैल्यूएटिंग रिसोर्स। उसके लिए उसने एक जबरदस्त चीज बता दी है, VIR, कहता है ये 4 चीजें आपने देखनी है, आपको पता चल जाएगा कि रिसोर्सेज की हालत क्या। वैल्यू, क्या आपके जो रिसोर्सेज हैं वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट में या आपके बिजनेस में, आपकी गुडविल में, क्या वो वैल्यू एडिशन का सबब बन रहे हैं, या जैसे एक सादा सी बात है, एक बंदे के पास कोई एसेट है, अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, लोग उसके बारे में कहते हैं यार वो एसेट बहुत अच्छा है, तो वो वैल्यू एडिशन है। अगर वो कहते हैं नहीं यार यहाँ पर इवन के खाने पीने की चीज के बारे में हम बात करें कि अगर आपने बिरयानी खानी है किसी जगह से तो हम कहते हैं यार वहां की बिरयानी अच्छी है, इसका मतलब है ये एक वैल्यू एडिशन है। और अगर कोई उसके बारे में नेगेटिव जवाब दे दे तो वैल्यू डिलीशन है। तो कहते हैं कि एक तो डज द रिसोर्सेज प्रोवाइड कंपेटिटिव एडवांटेज या एनहांस वैल्यू, अगर वैल्यू में इजाफा कर रहा है तो अच्छा रिसोर्स है, वैल्यू में इजाफा नहीं कर रहा तो अच्छा रिसोर्स नहीं है, हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। दूसरा क्या है, इमिटेबिलिटी, इमिटेबिलिटी क्या होती है भला, कॉपी करना, क्या आपके रिसोर्स की कोई इजीली कॉपी कर सकता है या इजीली एक्वायर कर सकता है जो आपका रिसोर्स है, और अगर इजीली कर सकता है तो फिर वो रिसोर्स नहीं है इफेक्टिवली, वो यूनिक रिसोर्स उसे नहीं कह सकते। यूनिक रिसोर्स उसे कहते हैं जिसको या तो एक्वायर करने में परेशानी है लोगों को या फिर एक्वायर कर ही ना सके।
तो वुड इट कॉस्टली फॉर कंपेटिटर्स टू इमिटेट द रिसोर्सेज या एक्वायर इट? फिर क्या है? रेयरिटी। रेयरिटी का क्या मतलब है? रेयर होना, कम होना। क्या आपके रिसोर्सेज सप्लाई में इतना ज्यादा है कि हर बंदा इजीली अवेलेबल हो सकता है उसको, या वो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं? अगर स्कैर्स रिसोर्सेज हैं तो इसका मतलब है वो यूनिक रिसोर्सेज है, और अगर स्कैर्स नहीं है तो फिर आम रिसोर्सेज। एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या मतलब? क्या उसको ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली इस्तेमाल भी कर सकती है या नहीं, ऑर्गेनाइज भी कर सकती है या नहीं? इज द एंटिटी ऑर्गेनाइज्ड टू एक्सप्लॉइट इट्स रिसोर्सेज टू बेस्ट एडवांटेज? मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको अक्ल तो दी है, क्या आप उसको इस्तेमाल इफेक्टिवली करते हो? मतलब कुछ लोग तो अल्लाह ताला की तरफ से होते ही हैं, कम अकल तो मैं नहीं किसी को कह सकता, हाँ ये कह सकता हूं कि उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है। और कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने एक गॉड गिफ्टेड अकल दी होती है, लेकिन दूसरी साइड पर अल्लाह बैलेंस भी कर देता है, उसको इतना ही लापरवाह बना देता। क्योंकि अगर अकल हो और साथ परवाह भी हो ना, तो वो तो बहुत जीनियस हो जाए, तो फिर वो ऐसा समझते शायद मुझे नजर ना लगे, तो इसलिए वो कहता जी बैलेंस रखना चाहिए। हाँ जी, तो इवैल्यूएशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा? पहली बात, इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज यूनिक हैं भी सही या नहीं। उसमें क्या आएगा? VIRO। वी स्टैंड फॉर वैल्यू एडिशन, हो रही है, होती है तो यूनिक, नहीं होती तो। फिर उसके बाद I स्टैंड फॉर इमिटेट, इजीली, अगर क्या कंपेटिटर उसको इजीली इमिटेट या एक्वायर कर सकता है या नहीं। R स्टैंड फॉर रेयरिटी। रेयरिटी का क्या मतलब होगा? स्कैर्स है रिसोर्स या आम अवेलेबल है। एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर कि हाउ टू यूज द रिसोर्सेज बाय एन एंटिटी। ठीक होगी बात? नहीं नहीं, सिंपल उसको बताना है कि हमने सिर्फ ये देखना है कि इनके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, और फिर उनके अंदर साथ ये लिख देंगे VIRO, सब में ये लगा देंगे कि अगर वो स्कैर्स, वो एक सिनेरियो भी बनाकर दे सकता है, हमने सिर्फ 4 चीजें उसके ऊपर लगानी है: वैल्यू, इमिटेट, और रेयरिटी, और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक होगी बात? उसके बाद ये सारी चीजें आपने पढ़नी जरूर है, लेकिन मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ, इससे सारा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन के ऊपर, और पीपी की क्लास होने की वजह से हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम होता है, इसलिए एक होता है पेस्टल, और एक होता है सॉर्ट एनालिसिस। इस दफा पेपर में आ गया, हो सकता है ना आए। किसी भी बिजनेस के ऊपर पेस्टल इफेक्ट आपने कैसे जज करना है? ध्यान से बातें सुनिए, 5 मिनट के अंदर टॉपिक कंप्लीट हो जाना है, और ये हर दफा 12-14 नंबर का सवाल आ जाता है, और ये पिछले पूरे 5 चैप्टर इसी के ऊपर ही बेस करते हैं। पेस्टल, पेस्टल का मतलब क्या हुआ? सियासत, हुकूमत। आपके बिजनेस पे एक वो सिनेरियो दे देगा, आपने उस सिनेरियो में देखना है कि क्या हुकूमत की कोई पॉलिसीज का मसला बताया हुआ या नहीं। इसका मतलब है वो पॉलिसी का पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। बिजनेस में पी कैसे चेक होगा कि आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, पहले गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देख लेना उस क्वेश्चन के अंदर, और दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसीज देख लेना। चाहे ये चैप्टर तैयार कर, यानी टॉपिक तैयार करना या ना करना, बट 4 सवाल है उसको हल कर लेना बस। एक मैं करवा दूंगा अभी, और बाकी 3 सवाल हल कर लेना, उसका चाहे सोल्यूशन देख लेना, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। हमारे बिजनेस के लिए हम ये देखेंगे ना, ये गवर्नमेंट के ना स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कोई डेमोक्रेटिक हुकूमत होती है, कुछ हुकूमत ऐसी होती है कैपिटलिस्ट, वो क्या करते हैं कि जनाब सारे एसेट्स गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, एक आम आदमी के पास एसेट नहीं होने चाहिए। ये वो पहला चैप्टर है हमारा, उसमें हम बताया भी जाएगा। तो गवर्नमेंट की टैक्स की पॉलिसीज जो होती हैं, गवर्नमेंट के लॉ एंड रेगुलेशन जो चेंज करते हैं, वो हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर अगर बताए हुए हैं ना, अगर वो हमारे लिए फेवरेबल है तो हम कहेंगे ये चीज फेवरेबल है। जैसे सपोज दैट गवर्नमेंट ने कहा, जैसे सवाल लास्ट टाइम आया था, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, कि हमारा बिजनेस ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जा रहा है, और गवर्नमेंट ने ना जो पेट्रोल पे गाड़ी चलती है ना, उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया। अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, हमारे फेवर में है,
और अगर वो दूसरा बात ये कहता है कि इसके लिए हमें लिथियम चाहिए और गवर्नमेंट बाहर से जो इंपोर्ट कर रही है ना उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रिक्ट है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव है गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो हमने देखना है पॉलिटिकली ये चीज हमारे बिजनेस के फेवर में है या एडवर्स है। आपने उसके अंदर ही पता चल जाता है, पूरा पेस्टल क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाता है। तो आपने पी के अंदर क्या लिखना है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर का जिक्र कर देना है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो दूसरा क्या करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, और किस लिहाज से, लॉ एंड रेगुलेशन के लिहाज से, टैक्स रेट के लिहाज से मेन। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में ये क्वेश्चन था, जनरल एक्सेप्शन कोई नहीं है कि मतलब ये पेपर में अगर वो बताई होती है, हुकूमत का स्ट्रक्चर बताया होता है, अगर नहीं बताया होगा तो हम भी जिक्र नहीं करेंगे, बताया होगा तो हम जिक्र कर देंगे। ई स्टैंड फॉर इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्या क्या चीजें देखोगे, इकोनॉमी में देखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर चेंज हो रहा है तो उसका जिक्र करना, कम या ज्यादा। ये याद रखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो तो नेगेटिव इफेक्ट होता है, कम हो तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से क्या मुराद आएगा, प्राइसेस चेंज हो रही है, चेंज इन प्राइसेस कह लो। एस स्टैंड फॉर बिहेवियर ऑफ पीपल, वो देखना है कि बिहेवियर ऑफ पीपल का जिक्र हो रहा है, कोई हमारी चीज को पॉजिटिव ले रहा है या नेगेटिव ले रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे, पसंद कर रहे हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट है, अगेंस्ट है तो नेगेटिव इफेक्ट है। हाँ, सोशल के अंदर हमारा आ जाता है लोग का बिहेवियर इसी में आ जाता है, जैसे बाइकआउट करना, ये चीजों का बाइकआउट करना शुरू कर देना, ये सोशल इफेक्ट है। टी स्टैंड फॉर चेंज इन टेक्नोलॉजी, हमारे लिए पॉजिटिव है, या अगर हम नई टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव है, अगर हम ओल्ड वर्जन में हैं और टेक्नोलॉजी कोई नई आ रही है तो नेगेटिव है। एनवायरनमेंट पर क्या असर होगा, इसमें सबसे पहले पोल्यूशन को देखना है कि कोई ऐसी चीज पोल्यूशन बढ़ा रही है तो नेगेटिव इफेक्ट, वो पोल्यूशन कम कर रही है, और इसे इकोलॉजिकल भी कहते हैं, एनवायरमेंटल को इकोलॉजिकल भी कहा जाता है। और एल स्टैंड फॉर लीगल। अब ये क्वेश्चन के अंदर ही हम पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि सारे फैक्टर आपने प्रूव करने हैं एक ही बिजनेस के ऊपर, हो रहे हैं तो ठीक है, अगर कोई मिस हो रहा है तो उसको छोड़ दें। और अगर मैं ये बातें बताऊं कि ये सारे इफेक्ट जो हैं बिजनेस के इंटरनल फैक्टर हैं या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है। अब इस एक्सटर्नल फैक्टर से दो चीजें क्रिएट होती हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर से दो चीजें क्रिएट होती हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यानी इनसे दो चीजें आपको क्रिएट होंगी। अगर आपके बिजनेस के लिए कोई पॉलिसीज, कोई इकोनॉमिकल फैक्टर, कोई चीज पॉजिटिव है, वो आपके बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, और अगर नेगेटिव है तो वो थ्रेट है। ओके की बात, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात करूं तो ये निकला है इस एनालिसिस से, SWOT, शॉर्ट एनालिसिस बोला जाता है। पेपर में जब भी सवाल आ रहा है ना, वो क्या कहता है, कहता है पेस्टल एनालिसिस भी करो और शॉर्ट एनालिसिस भी करो। अब जो S और W है, S स्टैंड फॉर है स्ट्रेंथ, और किसी भी बिजनेस की क्या चीज है ये, इंटरनल फैक्टर्स। यूनिक रिसोर्सेस आपकी स्ट्रेंथ है, कोर कंपिटेंस आपकी स्ट्रेंथ है, पुराने एसेट आपकी वीकनेस है, और अगर आपके कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है तो आपकी वीकनेस है। तो ये क्या चीज होते हैं, कंपनी की अपनी जितनी खूबियां हैं वो उसकी स्ट्रेंथ है, और अगर कंपनी के सपोज दैट एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, क्या ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल है। तो इंटरनल फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रेंथ, नेगेटिव है तो वीकनेस, ये भी आपका इंटरनल फैक्टर। और ये दोनों, O स्टैंड फॉर
अपॉर्चुनिटी, और टी स्टैंड फॉर कंपनी के एसेट्स, कंपनी के रिसोर्सेज में मसला है, कंपनी की कॉम्पिटेंस में मसला है, तो वो आपकी पॉजिटिव बात है तो स्ट्रेंथ, नेगेटिव बात है तो वीकनेस। वो एक्सटर्नल फैक्टर से क्रिएट होते हैं। जैसे आपने बिजनेस शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, दैट इज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में तो नहीं था ना। आपका एक एसेट खराब हो गया, वीकनेस। आपने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया, स्ट्रेंथ। स्टाफ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ। हुआ ये कि जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे थे उधर जंग लग गई, थ्रेट, क्योंकि ये आपके पास में नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज या तो पॉजिटिव है तो अपॉर्चुनिटी, नेगेटिव है तो थ्रेट। टेक्नोलॉजी आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी, नहीं अडॉप्ट कर रहे तो थ्रेट। नहीं, टेक्नोलॉजी चेंज होने का जो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट आता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, जो अडॉप्ट कर रहे हैं ना, वो हमने जो इंस्टॉल कर लिया सॉफ्टवेयर, तो हमारे पास स्ट्रेंथ। अगर हम उसके लिए स्टाफ ट्रेन करवा रहे हैं, नहीं स्टाफ ट्रेन करवाया तो वीकनेस। अब पेपर में ये उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये है, हर दूसरे टर्म में आता है। अब ये सवाल के अंदर ही जवाब होता है, बस जिसको थोड़ी सी लिखना आ गया ना। लास्ट टाइम वाला तो पेपर बस पता नहीं क्यों जिन बच्चों का अगर फेल हुआ क्यों हुआ है, वजह कि सवाल सारे का सारा प्रिडिक्टेड था, वही सारा पास। 3 सवाल पास पेपर से समझो नहीं जैसे आते, वो एज इट इज आ गए। फिर वही बात, एक हमारा है ना प्रेशर भी तो होता है ना कि पता नहीं पेपर कैसे आएगा। ट्रिपल ए मॉडल 90% चांसेस है कि ट्रिपल ए मॉडल आएगा, आया, और आया भी बुक से। बजटिंग का सवाल बुक से आ गया। शॉर्ट एनालिसिस और पैटर्न एनालिसिस कंफर्म सवाल था, आया। और 12 नंबर 1 आया, 14 12 नंबर 1 आ गया, 14 36-40 नंबर का पेपर प्रेडिक्टेड था। यानी जो नया पेपर होता है वो यही होता है, क्योंकि जो देखें कॉस्ट ऑफ फाइनेंस सवाल आना है, उसका सवाल थोड़ा अनप्रेडिक्टेड आ गया था, इसका रिस्क मैनेजमेंट का 9 नंबर। अब इसमें देखिए यहां पर एक उसने बताया हुआ है कि किसी भी बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। कभी कभी तो वो टेबल बनाकर ना मिक्स करके दे देगा आपको, तो कहेगा सीधा करो। और इस दफा पेपर में एक दफा सवाल आया भी हुआ है, वो एसपीएम में आया था, ये फाइनल का चैप्टर में होता था, फाइनल के पेपर। देखिए वो कहता है स्ट्रेंथ क्या है, एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज। रिसर्च नॉलेज एक कंपनी के पास है, बिल्कुल स्ट्रेंथ है। हाईली स्किल्ड साइंटिस्ट या वर्कफोर्स, बिल्कुल स्ट्रेंथ है। हाई इन्वेस्टमेंट इन एडवांस इक्विपमेंट, स्ट्रेंथ है। पेटेंट्स ऑन 6 प्रोडक्ट, हाई प्रॉफिट मार्जिन। पेटेंट्स राइट्स का मतलब है कि कोई और नहीं कर सकता, हमारे पास राइट्स हैं, स्ट्रेंथ है। मतलब रिसोर्सेज का यूनिक होना या उसमें एडवांस होना हमारी स्ट्रेंथ। अब वीकनेस देखें, स्लो प्रोग्रेस विद रिसर्च प्रोजेक्ट। अब कभी कभी ऐसा होता है हम रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन इतने स्लो है कि साथ वाले ने रिसर्च करके चीज लेकर आ गया, आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए। फिर पुअर रिकॉर्ड्स ऑफ कन्वर्टिंग रिसर्च प्रोडक्ट इनटू डेवलपमेंट। रिसर्च पूरी हो गई, अब उसको कन्वर्ट करना है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, उसमें भी परफॉर्मेंस डिले है। रिसेंट इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। अच्छा, लेबर टर्नओवर का मतलब छोड़ के जो जा रहे होते हैं, अगर टर्नओवर इंक्रीज हो रही है तो ये भी क्या है, और ये सारी की सारी क्या है, ये हमारे अपने मामलात हैं। अब अपॉर्चुनिटी, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन टोटल मार्केट डिमांड। मार्केट ही बढ़ गई, मार्केट तो उसमें हमारा शेयर भी बढ़ जाएगा। न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव नॉट येट बीन फुली एक्सप्लॉइटेड या फुली अडॉप्टेड। कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, या तो पूरी तरह अभी एक्सपोज नहीं हुई, या फिर अभी तक हमने अडॉप्ट नहीं की। ये भी हमारे लिए एक तरह की अपॉर्चुनिटी होती है। सॉरी, नई टेक्नोलॉजी आना वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसको अडॉप्ट कर लें। अभी फुली का मतलब, एक्सप्लॉइट का मतलब हर बंदे ने वो टेक्नोलॉजी अभी अडॉप्ट नहीं। जैसे सोलर सिस्टम आया, जिन लोगों ने शुरू शुरू में सोलर के अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो आजकल उसका नाम डेवलप हो गया। वो खालिद भी बंदा था कि उसने ये कहा था कि अगर अभी अभी बिजनेस शुरू कर देगा तो एक फर्स्ट जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला नाम डेवलप हो जाता है ना, वो भी एक फायदे वाली बात होती है। थ्रेट में क्या आएगा, रीसेंट मर्जर ऑफ 2 कंपेटिटर।
आपको पता चला वो दो लोग आपस में मिल गए हैं, तो ये एक हमारे लिए थ्रेट है। रिस्क ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट या न्यू रेगुलेशंस, वो अगर नेगेटिव है तो थ्रेट है। मेन थ्रेट्स क्या है, सारा पेस्टल है। अगर ये पेस्टल आपके हक में है तो अपॉर्चुनिटी, और आपके खिलाफ है तो थ्रेट। ठीक है, अगर इसका सवाल मैं आपको दिखाता हूं, जो पेपर में एक दफा सवाल बड़ा आसान आ गया था, लेकिन ये वाला उसने कहा रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव मैट्रिक्स एंड रीक्लासिफाई द इंफॉर्मेशन अंडर द करेक्ट हेडिंग। 6 नंबर का सवाल था, यही टेबल उसने दे दिया आगे पीछे करके। जैसे रीसेंट मर्जर ऑफ टू मेजर कंपैटिटर, वो कहते स्ट्रेंथ है, ये तो थ्रेट है। फिर हाई स्किल्ड साइंटिस्ट इन द वर्कफोर्स, इधर ही रहने देते हैं। न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव नॉट बीन फुली एक्सप्लॉइटेड, अपॉर्चुनिटी है। फिर पुअर रिकॉर्ड्स ऑफ कन्वर्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वीकनेस। हाई इन्वेस्टमेंट इन एडवांस इक्विपमेंट, पेटेंट्स ऑन 6 प्रोडक्ट, स्ट्रेंथ है। फिर यहां पर स्लो प्रोग्रेस, इधर ही रहे। एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज, स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री, अपॉर्चुनिटी। हाई प्रॉफिट मार्जिन, स्ट्रेंथ। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, थ्रेट ही है। और रिसेंट इंक्रीज इन द एम्प्लॉय टर्नओवर, वीकनेस। तो ये उसने कहा था कि जनाब आपने इसको सीधा पतरा करके सवाल देना, और 6 नंबर का सवाल आ गया। और आप देखो टाइम भी कितना लगेगा, लेकिन ये भी आता भी हो ना। चलें जी, हमारा जो रिसेंट पेपर में सवाल आया है वो मैं आपको दिखाता हूं, इसका सॉल्यूशन भी साथ में। ये कितने नंबर का सवाल है, 15 नंबर का। 7 नंबर का उसने कहा जी पेस्टल एनालिसिस करके तो ये सिखाता हूं कैसे करना है। और वैसे तो रेयर चांसेस हैं सवाल के, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा रिस्क नहीं लेना, और इसके 4 सवाल कर लेना बस तसल्ली से। 2 सवाल लिख लेना हाथ से और 2 पढ़ लेना, ये टॉपिक आपका तैयार है। पेस्टल एनालिसिस करो, पाकिस्तान ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है। फिर सॉर्ट एनालिसिस भी उसके ऊपर करो। अच्छा, पेस्टल क्या होगा, पॉलिटिकल हमारे बिजनेस के लिए क्या इफेक्ट आ रहे हैं, सोशल क्या आ रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, और हमारे ये थ्रेट्स क्या है। फिर एक्सप्लेन हाउ अ बिल्ट इन ऐप एट cars that display real time charging station location and availability could benefit this। ये तो सिंपल 2 नंबर का सवाल था कि हम वही करेंगे कि जो हमारी चीजें नेगेटिव है ना, हम उसको कहते हैं इसको ठीक होना चाहिए, कि किस तरह उसे स्ट्रांग हो। अब सवाल ये है, सवाल नजर सही आ रहा है या इसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। चलिए, अब इसके अंदर आपने बल्कि हमने मिलके ना पेस्टल का पी लिखना है, ई लिखना है, कि कौन सी चीज हम पी में लिखेंगे, कौन सी चीज हम ई में लिखेंगे, एस में, टी में, ई और एल में लिखना है। ठीक है, और फिर कौन सी चीज हमारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ हमारी पॉलिसीज होगी, वीकनेस हमारी नाकामी होगी, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स वो पेस्टल की वजह से जो हमें मसाइल आएंगे। कहते हैं ऑटो प्रो अ लीडर इज इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। पहली एक चीज है eco-friendly manufacturing since 2001 has transitioned from fuel efficient gasoline cars to hybrid and electronic vehicle। हम गैसोलाइन कार से किधर मूव कर रहे हैं, हाइब्रिड और ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा रहे हैं। टू एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न, कोई चीज है इसके अंदर एनवायरमेंटल कंसर्न, इसका मतलब है ये हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। कौन सा, ई एनवायरमेंटल वाला। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अब पाकिस्तानी पढ़ लो, स्पोर्ट्स हिज शिफ्ट बाय ऑफरिंग 5 years टैक्स ब्रेक, पी में चला गया। क्या हुआ है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वो पी में जाएगी। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट दिस शिफ्ट बाय ऑफरिंग 5 years टैक्स ब्रेक for investing exceeding $20 million and enforcing strict safety regulation। अच्छा, एक तो लीगल में भी चला गया, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है,
और दूसरा ये एक तरह का हमारा एनवायरनमेंट में भी चला गया कि सेफ्टी वाली बात आ गई। द ईवी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फास्ट, ये क्या चीज है बोला? अपॉर्चुनिटी। ये सारे सवाल आपको इसके अंदर ही मिलेंगे और यही जवाब आपने देखना है अपने सवाल के अंदर, यही मिलेंगे, बस अंग्रेजी थोड़ी सी चेंज होगी। द ईवी इंडस्ट्री ग्रोइंग फास्ट विद इनोवेशन लाइक एबीबी टेरा 360 चार्जर। ये ना एबीबी, ये जो स्टेशन नहीं बन रहे इसको गाड़ियों को चार्जिंग करने के लिए, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो उसको कहते हैं, ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है। एबीबी टेरा 360 चार्जर एंड एनहांस सिक्योरिटी थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जिक्र आ गया कि however challenges such as political instability प्रॉब्लम, इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा, क्योंकि इस हुकूमत में हम अपना काम शुरू करें, नई हुकूमत आए वो सारे टैक्सी चेंज कर दे, सारा कुछ ही चेंज, वो जो 5 साल की ब्रेक दे रहे हैं ना हमें, और नई हुकूमत आकर के कि पहले इनको पकड़ो, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा नेगेटिव इफेक्ट करता है। फिर इकोनॉमिक इश्यूज, डिस्ट्रप्शंस इन लिथियम इंपोर्ट फ्रॉम स्वाजीलैंड। ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना कि वो कहता है कि जनाब लिथियम इंपोर्ट के ऊपर डिस्ट्रप्शन है, रेगुलर हम लिथियम बाहर से इंपोर्ट नहीं करते। पोज सिग्निफिकेंट हर्डल पार्टिकुलरली इन प्राइस सेंसिटिव मार्केट लाइक पाकिस्तान। प्राइस सेंसिटिव का क्या मतलब है? कीमतें कम या ज्यादा होती रहती है, कीमतों का पता ही नहीं चलता, तो ये किस में चला जाएगा पता? इकोनॉमी। इकोनॉमिक में क्या आता है? कीमतें चेंज होना, इन्फ्लेशन का रेट चेंज हो, वही बात हो गई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस ग्लोबल ईवी डिमांड परसिस्ट ड्रिवन बाय द एनवायरमेंटल कंसर्न। फिर भी ग्लोबली ईवाई की डिमांड बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी भी है, और उसमें अगर हम देखें तो ये किस में आ जाएगा? इकोनॉमिक में भी, क्योंकि अगर हमारी चीजें बढ़ रही हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो इकोनॉमिकली भी ये फायदे वाली बातें होती हैं। Auto Pro advanced battery technology enhance the range and efficiency, yet Pakistan inadequate charging infrastructure। ये क्या चीज है? Inadequate charging infrastructure contribution to consumer range anxiety। वीकनेस पाकिस्तान का मसला है, हमारी बिल्ड एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी एनहांस रेंज एंड एफिशिएंसी, येट पाकिस्तान इनएडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वो मुल्क के अंदर उस तरह से नहीं है, हमारे बिजनेस में मसला नहीं है, ये थ्रेट टाइप चीज बन सकती है, या फिर अगर हम उसमें लेकर जाएं तो पी में आ सकता है ये, क्योंकि उसका गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, हमारे वजह से कोई मसला नहीं है। द हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द फास्ट चार्जिंग स्टेशन, हाई कॉस्ट है, ये किस में चला जाएगा? इकोनॉमिकल में, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट लग रही है ना हमारी, तो इकोनॉमिकल हो सकता है हमें ना पड़े। डिपेंडेंसी ऑन सिंगल वेंडर, ये क्या मसला है? वैसे उसमें अगर वीकनेस है, या सप्लाइंग क्रिटिकली बैटरी कंपोनेंट्स आर अदर बैरियर्स। वन पॉजिटिव साइड, अब ये पॉजिटिव साइड भी आ गई हमारे पास, 30% राइज इन द ग्लोबल गैसोलीन प्राइसेस। अच्छा, गैसोलीन की प्राइसेस बढ़ना हमारे लिए फायदेमंद है नुकसानदेह है? फायदेमंद है, क्योंकि वो तो बिजनेस हम छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे हमारी साइड के ऊपर। इन पुशिंग मोर पीपल टुवर्ड्स ईवी फर्दरमोर, पाकिस्तान हेल्थ एंड एनवायरनमेंट कमेटी इज वर्किंग ऑन स्ट्रिक्ट लॉ एंड फाइन्स, इंप्रूव ईवी सेफ्टी एंड रिड्यूस। ये भी हमारे लिए क्या है? पॉजिटिव बात। मिलेनियल्स इन पाकिस्तान आर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। अच्छा, मिलेनियल कौन होते हैं? मिलेनियल इन पाकिस्तान आर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ईवी और विद 72% प्रेफरिंग द ट्रेडिशनल कार्स। मिलेनियल कहते होते हैं जनरेशन ईवी को, जनरेशन वाई को, और जनरेशन वाई वो होती है जो टेक्नोलॉजी से पहले की हो। एक होती है जनरेशन एक्स, जनरेशन एक्स का मतलब है 1980 से पहले वाले बाबे, वो जनरेशन एक्स है। जो जनरेशन वाई है ना, वो तकरीबन इसकी जो रेंज बनती है 1980 से 1996 के राउंड अबाउट कहते हैं, ये जनरेशन वाई है, ये मिलेनियल है। 2002 तक भी है कह सकते हैं आप, क्योंकि आगे जनरेशन जी और अल्फा आ चुकी है।
जनरेशन जी जा रही है तकरीबन 2010 तक। अब जनरेशन जो 96 के बाद ऑलमोस्ट ना टेक्नोलॉजी एडवांस होना शुरू हो गई 96 से। तो कहते हैं कि 96 से ऑनवर्ड तकरीबन 2010 तक ना ये वो लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजी यहां इंट्रोड्यूस हो गई है, फुली अडॉप्टेड नहीं थी, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है। इसे कौन सी जनरेशन कहते हैं? जी। कुछ लोग अभी तक जी ही मानते हैं, लेकिन 2010 के बाद की जो जनरेशन है और वो जा रही है अल्फा के अंदर, फुली डिवेल्प्ड टेक्नोलॉजी के अंदर, कि वो 2010 के बाद बच्चा पैदा होते ही कहता था मुझे फोन दो, या उसके बाद उसको फोन की आदत हो गई है। और यहां तक कि अगर जो तो बच गए हैं इससे, और वो बच गए हैं, जो नहीं बच पा रहे या अब आकर बचना रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। और एडवांसमेंट ये है, मेरा छोटा सा 2 साल का है भांजा, बोलना शुरू हो गया। अब उसकी अम्मी ने सख्ती की हुई है कि उसको ना मोबाइल दिखाना है ना टीवी दिखाना है, और अभी तक वो लगा हुआ है इस पे कि नहीं दिखा रहे। अब इमेजिन करें, हम छत पे बैठे तो वो भी साथ बैठा, तो हम टीवी चलाने लगे, ऐसे ना वहां पर भी सेटअप बनाया हुआ है कि वो एलसीडी है ना, जहां मर्जी उठाकर, वो छोटी जहां मर्जी उठाकर रख लो। तो अब बच्चों ने कहा जी हमने कार्टून देखने हैं, तो मैंने कहा कि कहता हाँ टीवी ऑन करो, टीवी ऑन, इतना ही बोलता है टीवी ऑन। टीवी ऑन कहता नहीं टीवी ऑन, रोने लग गया कि टीवी ऑन करो। कभी नहीं देखता, ना ही उसकी अम्मी देखने देती है। अब उसकी अम्मी ऊपर आ गई, कहता बाबा, मुझे बाबा बोलता है मामू की बजाय, कहता बाबा नो टीवी ऑन, नो टीवी ऑन, नो टीवी ऑन। अपनी अम्मी के सामने अगर रूम के अंदर टीवी चल रहा हो तो कहता है मामा मैंने उस रूम में नहीं जाना, मतलब कि कहते हैं कि जाओ अपने भाइयों के साथ खेलो, कहते हैं नो टीवी ऑन। और जब उसकी अम्मी नहीं होती तो जातियां मार मार के देखता है। 2 साल का है वो, ये है अल्फा जनरेशन। हालांकि उसने अभी तक, उसकी अम्मी ने 100% सख्ती की हुई है, वो खुद उसने मोबाइल इस्तेमाल करना छोड़ दिया सिर्फ अपने बेटे की वजह से, ताकि ना चाहे जिस हद तक वो बचा सकती है बचाए। उसने सोचा हुआ 5 साल तक मैंने इसको टीवी नहीं दिखाना और ये वो। और जो लोग टीवी देखते, जैसे मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, तो अब उनको क्या किया जाता है, अच्छा खाना खा लो। पहले तो खाने के साथ टीवी देखते थे, तो मैंने फिर सख्ती की थोड़ी सी, मैंने कहा नहीं, मैंने उन्हें तो पता ही नहीं खा क्या रहे हैं। तो फिर अब उन्हें खाना खिलाने के लिए ये कहा जाता है कि जो खाना खाएगा उसको टीवी मिल जाए। अब वो खाना खाते हैं, फिर वो 1 घंटा या आधा घंटा जो भी उनकी रेंज होती है वो टीवी देखते हैं। मतलब वो सारे का सारा टीवी के साथ उनका कनेक्शन हो गया। और पॉजिटिव क्या बात है, उनका टेस्ट हुआ स्कूल के अंदर, एडमिशन टेस्ट, हमें कुछ भी नहीं पढ़ाना पड़ा, वो सारा के सारा उसको ABC सारी लर्निंग कंप्लीट थी। भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि वो एनवायरनमेंट से नहीं सीख रहे, वो टीवी से सीख रहे हैं। और वो प्योर ऑनलाइन जनरेशन है। जैसे आप नहीं कहते मैं कहूँ रिकॉर्डिंग भेज दो, नहीं हमें समय नहीं लगनी। और वो जनरेशन होगी उन्हें क्लास में बैठ कर समय लग रही, क्योंकि उनका फोकस नहीं है। अब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो बात उस तरह से नहीं सुनते। आप इमेजिन करें, इंजन, ई फॉर इंजन सिखाना था, अब वो इंजन वाली बात वो उसकी अम्मी काफी देर से ई फॉर इंजन मुझे नहीं समझ लग रही थी। उसने फिर एक वीडियो निकाली जहां पर इंजन, उसने पहले इंजन दिखाया और कहा कि ये इंजन है, और उसने जब वो बोला टीवी वाली आंटी ने, तो तब उसे समझ लगी, उसे अपनी अम्मी की नहीं समझ लगी, और अब तब उसे पता चला कि ये इंजन। और कल एक यानी ये वही पॉजिटिव नेगेटिव बातें। कल रात ना मैं जल्दी घर चला गया गलती से, तो हुआ ये कि उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा जी हमने खिलौने लेने, मैंने कहा चलो। उन्होंने टीवी में कोई खिलौने देखे थे, तकरीबन आप 8-10 दुकानें हमने देखी, वो नहीं था खिलौना वहां, वो 8-10 दुकानों पे नहीं मिला। क्या उसने लिया भी नहीं, कहता कल। मैंने कहा आप अपने चाचू के साथ ही जाना है, हमारी तो बस हो। मतलब ये एक जनरेशन जो अल्फा जनरेशन जिसे हम कह रहे हैं, या ये कुछ लोग तो इसको जी जनरेशन ही मान रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जनरेशन है ना जिसका जिक्र वो उसने यहां पर किया है, मिलेनियल, ये जनरेशन वाई की बात कर रहा है। ये वो है कि जो जिसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस तो हुई थी, लेकिन अब वो ये क्या कह रहे हैं कि ठीक है यार, ये जो गाड़ियां या धुएं वगैरह है उससे बचना चाहिए। वो ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस सिस्टम की, और विद 72% प्रेफरिंग देम ओवर ट्रेडिशनल कार्स।
कहता जो वो पहले कारें चल रही है ना उसको 72% प्रेफर करें। तो ये उनके लिए क्या चीज है, पॉजिटिव या नेगेटिव? और ये सोशल में आएगा, लोगों का बिहेवियर किस में आता है, सोशल में आता है। आगे कहते हैं दिस परफेक्टली अलाइंस विद ऑटो प्रो मिशन टू फोकस ऑन द सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, कंप्लायंस विद सेफ्टी एंड इमिशन स्टैंडर्ड्स। इमिशन स्टैंडर्ड होता है एनवायरनमेंट को देखना। हाँ जी, अब वो कहता है सबसे पहले तो इसका पेस्टल इफेक्ट बताए हमारे बिजनेस के ऊपर। अब देखिए अगर आपने इसको गौर से पढ़ा या घर में जाकर आपने गौर से पढ़ना, 4 सवाल पूरा टॉपिक दिया दोनों चीजों का, शॉर्ट भी और पेस्टल भी। अब यहां पर देखें इसके सोल्यूशन की तरफ मैं लेकर आता हूं। पूरा सवाल उठाकर उसने टोटे टोटे करके लिखा, आपको मिलेगा। पहला, पाकिस्तान गवर्नमेंट support EY growth through tax break for infrastructure investment and strict safety rules creating favorable policies। क्या ये लाइन हमने नहीं पढ़ी क्वेश्चन के अंदर? Political instability and economic challenges negatively affect the business opportunities। हो गया पॉलिटिकली खत्म। और अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिख दो तो बहुत अच्छी बात होती है, बट ये नहीं कि जबरदस्ती नेगेटिव बनाना है। बन रहा है तो बनाओ, नहीं बन रहा तो ना बनाओ। ये सारा सवाल है जिसको आपने अलग अलग करके लिखना होता है, इसलिए मैं कहता हूं सबसे आसान सवाल, रट्टा नहीं लगाना पड़ता। इकोनॉमिक में देखो, द राइज इन ग्लोबल प्राइसेस 30% मेक्स ईवे मोर अट्रैक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। हाई कॉस्ट ऑफ फास्ट चार्जिंग स्टेशन और इकोनॉमिक बैरियर, नेगेटिव हो गया। प्राइस सेंसिटिविटी इन पाकिस्तान मार्केट इट टफ फॉर द lithium import disruption from the Swaziland created supply chain risk। अच्छा, लिथियम को इंपोर्ट, इसको ना आप यहां पर भी लिख सकते हो वैसे, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, लेकिन डिस्ट्रप्शन है, पॉलिसी तो नहीं है। फिर सोशल में आ जाए, मिलेनियल्स इन पाकिस्तान, वैसे मजे की बात ये होती है किसी को तो मिलेनियल का वैसे नहीं पता होना ना कि मिलेनियल है क्या, लेकिन हम ये लिख सकते हैं। अब बात तो नेगेटिव है, मतलब वीकनेस समझ लो। छोटे होते हैं ना, मुझे लफ्ज डिसिप्लिन का नहीं पता था। अब पेपर में सवाल, पहले उर्दू में एक सवाल आ गया कि दो दोस्तों के दरमियान ना कॉलेज के डिसिप्लिन पर मुकालमा करें। अब मुझे डिसिप्लिन का पता ही नहीं था। अब क्योंकि वो उर्दू का पेपर है, चीकू आप नज्म ज़ब्त लिखो, उन्होंने डिसिप्लिन लिख दिया। अब मैंने फिर क्या किया, जैसे मैंने कहा मिलेनियल का नहीं मतलब पता तो मिलेनियल ही लिख दो। अब मैंने क्या किया जी, दो दोस्त आपस में कहते जी कॉलेज का डिसिप्लिन कैसा है जी, बहुत जबरदस्त है। अब वो अब पता नहीं था तो फिर ऐसी कोई बोंगे शोंगे भी लगी होंगी कि वो डिसिप्लिन तो लफ्ज इस्तेमाल करते गए, लेकिन ये ओरिजिनल मतलब का पता नहीं था। तो मिलेनियल का अगर नहीं भी पता तो एज इट इज क्या लिख देना था, लेकिन ये नहीं पता था ना कि सोशल है। एज इट इज वही लाइन है या नहीं, रिफ्लेक्टिंग शिफ्ट इन द कंज्यूमर, एज इट इज, कुछ भी नहीं होगा चेंज। फिर ग्लोबल कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन कंटिन्यू ड्रिवन डिमांड फॉर ईवी। टेक्नोलॉजिकल के अंदर आ गया एबीबी टेरा 360 चार्जर एडवांस है। ब्लॉकचेन ऑफ टेक्नोलॉजी आर एडवांस्ड, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूविंग सिक्योरिटी एंड देयर इज लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच कॉजेज रेंज एंजाइटी। ये नेगेटिव आ गई बात। एनवायरमेंटल में क्या आ गया, राइजिंग ग्लोबल कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड एयर पोल्यूशन इज accelerating EY adoption। Pakistan Health and Environmental Committee is producing strict laws and find enhance safety and reduce pollution। मतलब वो पाबंदी लगा देंगे कि जो गाड़ियां धुआं छोड़ दी उनको पकड़ लो, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा। हेल्थ कंसर्न, सॉरी हाँ लीगल में जाना चाहिए, लेकिन इस वजह से। फिर कंप्लायंस विद पाकिस्तान स्ट्रिक्ट सेफ्टी एंड इमिशन स्टैंडर्ड इज हाईली एसेंशियल। अब ये सारी चीजें क्या थी, पेस्टल पूरा हो गया। अब आप देखिए पेस्टल का सवाल सिर्फ सवाल को अलग अलग करके लिखना होता है, पेस्टल है या शॉर्ट है, होता वही सवाल है, और सबसे आसान सवाल ये होता है। और ये तो आपकी किस्मत अच्छी नहीं है कि आपको ये सवाल शायद आए, क्योंकि लास्ट टाइम में ताजा ताजा आया हुआ है। अब स्ट्रेंथ में देखें, सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ क्या था, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिंस 2021। ये उसकी स्ट्रेंथ है कि वो एक डेवलप्ड बिजनेस है ऑलरेडी। एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी ऑफरिंग बैटरी रेंज एंड एफिशिएंसी, अलाइनमेंट विद मिलेनियल प्रेफरेंसेस द सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव व्हीकल। वीकनेस में क्या बात आ रही है,
लैक ऑफ पार्टनरशिप या इनिशिएटिव बाय ऑटोप्रो टू इंप्रूव पाकिस्तान पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीडिंग टू रेंज, ये इसकी बात कर रहा है वीकनेस की। तो सवाल इधर ही है, यहां पर ये जो उसने यहां पर पाकिस्तान इनएडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू कंज्यूमर रेंज एंजाइटी। फिर उसके बाद फाइंड ए स्टफ टू एड्रेस प्राइस सेंसिटिविटी, ये भी वीकनेस हो गई। मार्केट डिमांड, डिपेंडेंसी ऑन सिंगल वेंडर, क्रिटिकल बैटरी कंपोनेंट्स। अपॉर्चुनिटी में क्या क्या आएगा, कीमतें चेंज हो रही हैं, सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं ईवाई पे, गवर्नमेंट टैक्स की वजह से जो इंसेंटिव है ये भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक्सपेंडिंग डिमांड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन कंसर्न, ये भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट क्या है, सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लिथियम इंपोर्ट, ये सारे गवर्नमेंट की तरफ से है ना, और हाई कॉस्ट ऑफ फास्ट चार्जिंग स्टेशन मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और स्ट्रिक्ट लॉ एंड रेगुलेशन। जो लॉ एंड रेगुलेशन से स्ट्रिक्टनेस होती है वो थ्रेट होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं होता। हाँ हमारे यानी जो साइड बिजनेस है, मतलब गैसोलीन के ऊपर अगर कोई स्ट्रिक्ट लॉ एंड रेगुलेशन है वो हमारी अपॉर्चुनिटीज है, वरना ये थ्रेट है। फिर तो ये उसने अपने वो उसके बारे में बताया है कि वो चार्जिंग स्टेशन को कहाँ कहाँ रखना चाहिए, प्रोवाइड यूजर विद इंस्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट चार्जिंग स्टेशन, उनको बताया कि चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर वाकया है, reducing range anxiety and increasing confidence, differentiate from competitors, कि नहीं कंपेटिटर से कुछ बेहतर करें। ये तो वो 2 नंबर का सवाल था। मेन आपका सॉर्ट और पेस्टल है। अब सॉर्ट और पेस्टल के बारे में आइडिया हो गया। आज के पेपर सवाल में हमने पढ़ा, एक तो पढ़ा कि ऑडिट, सोर्स ऑडिट क्या होता है, रिसोर्स ऑडिट, फिर उसमें किसी भी रिसोर्स का ऑडिट करना आ जाए वो आपने लिख लेना है, और फिर उसको इवेल्युएट करने के 4 तरीके बताए उसने, यानी वो VIRO, वीरू कह ले अगर आसानी से याद करना है तो उसके बाद हमने सॉर्ट और पेस्टल एनालिसिस देखा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट